हेलो डियर लिसनर्स, हमेशा की तरह अभिनंदन स्वीकार कीजिए। यह ऑडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी फैक्ट्स और डिटेल्स इंटरनेट, बुक्स और सोशल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी को इस फाइल पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो कृपया हमसे संपर्क करें, रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। आज का एपिसोड मॉस्को के थिएटर पर हुए चेचन अटैक का है। पहले चेचन के इतिहास के बारे में जानते हैं। साल 1999 रशिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां देश का भविष्य धुंध में खोया हुआ था। सोवियत यूनियन टूट चुका था, इकोनॉमी बिखर चुकी थी और रूस का कंट्रोल अब अपने ही इलाकों में डगमगाने लगा था। इन्हीं में से एक इलाका रशिया के साउथ में बसा चेचनिया था, जिसने पहली चेचन वार जीतकर खुद को रूस से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। रशिया ने उस युद्ध में लाखों सैनिक झोंक दिए, लेकिन चेचन गुरिल्ला फाइटर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक को घुटनों पर ला दिया। कुछ वक्त तक चेचनिया ने अपने आप को आजाद देश की तरह चलाया, लेकिन फिर 1999 में सब कुछ बदल गया। रूस की सत्ता में एक नया नाम व्लादिमीर पुतिन उभर कर सामने आया। एक ऐसा फॉर्मर केजीबी ऑफिसर जो अचानक से प्रधानमंत्री बना और जिसने कुछ ही महीनों में देश का नैरेटिव बदल कर रख दिया। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि दुश्मन कहीं भी छिपे हो, चाहे वो टॉयलेट में ही क्यों ना हो, हम उन्हें वही घुसकर मारेंगे। यही वो लम्हा था जिसने कभी एक केजीबी एजेंट रहे व्यक्ति को रशिया का आयरन मैन बना दिया। चेचन वार सिर्फ एक सेपरेटिस्ट की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से पुतिन की ताकत और रशिया की राजनीति का आने वाले 2 दशकों तक फ्यूचर डिसाइड हुआ। चेचनिया के फाइटर्स ने पहले युद्ध में रशिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और फिर कैसे सेकंड चेचन वार में व्लादिमीर पुतिन ने इस ह्यूमिलिएटिंग हार को एक बड़ी जीत में बदल दिया। चेचनिया कोकेसस माउंटेन्स की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ है, जहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। 19वीं सेंचुरी से रशिया ने कोकेसस एरिया में अपने एक्सपेंशन की शुरुआत की। उसी दौरान चेचनिया में एक मुस्लिम सेपरेट लीडर इमाम शामिल का काफी बोलबाला था और वो कोकेसस क्षेत्र में एक इस्लामिक स्टेट स्थापित करना चाहते थे। शामिल ने लगभग 25 साल तक बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद सिचुएशन बदल दी। साल 1922 में सोवियत रूस ने चेचनिया को ऑटोनोमस रीजन का दर्जा दिया। ये कदम सोवियत संघ की फेडरल नीति का हिस्सा था, जिसमें तरह तरह के एथनिक ग्रुप्स को नॉमिनल ऑटोनोमी दी गई। लेकिन असली फैसले फिर भी मॉस्को से ही लिए जाते थे। स्टालिन द्वारा दिया गया ट्रोमा और मिसट्रस्ट आने वाली कई पीढ़ियों तक जिंदा रहा और रह रहकर वो सोवियत से सेपरेट होने के लिए सर उठाते रहे। ऐसे में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो स्ट्रांग भी दिखे और लॉयल भी हो। ये सर्च एफएसबी के डायरेक्टर व्लादिमीर पुतिन पर खत्म हुई। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले व्लादिमीर पुतिन कई पदों पर रहकर रशिया की सेवा कर चुके थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट के तौर पर की थी, जहां उन्होंने 15 साल तक काम किया और अपनी काबिलियत के दम पर वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। साल 1990 में वो केजीबी से रिटायर हो गए। इसके बाद उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर का सलाहकार बना दिया गया और पुतिन धीरे धीरे रूसी सत्ता का केंद्र बन गए और इसी ने उन्हें रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्रधानमंत्री बनते ही पुतिन का असली इम्तिहान शुरू हो गया। तो अब बढ़ते हैं मॉस्को थिएटर हमले के घटना की तरफ। भारी हथियारों से लैस 40 इस्लामी आतंकवादी एक थिएटर पर कब्जा कर लेते हैं और 800 से अधिक निर्दोष नागरिकों को बंधक बना लेते हैं और मांगे रखी जाती हैं। समय तेजी से बीत रहा है। सरकार के लिए यह एक भयावह स्थिति है और सिर्फ ग्रुप अल्फा ही उन्हें हराने की उम्मीद कर सकता है। सैकड़ों लोगों की हत्या को रोकने का कोई साफ तरीका नहीं है। सिर्फ एक ही संभावना है, एक सीक्रेट रशियन तकनीक जिसे पहले कभी आजमाया नहीं गया है। यह हकीकत है और ये बेहद अनएक्सपेक्टेड होती है। इस सब की शुरुआत रूस की राजधानी मॉस्को के एक शहर की साधारण शाम को होती है। यह हल्की सर्दी की एक रात है और 800 रूसियों के लिए, दोस्तों और परिवार के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट के साथ शाम को खुशनुमा बनाने का एक अच्छा अवसर है। लगभग संयोग से हमें यह म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने का मौका मिला। हमने ऐसा कुछ करने का प्लान नहीं किया था। उस दिन मौसम बहुत खराब था और आसमान में बादल छाए हुए थे। मेरी पोती उस समय बहुत छोटी थी। वह बहुत घबराई हुई थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। वह बहुत रो रही थी और हमें जाने नहीं दे रही थी।
कंसर्ट के टिकट बिक चुके हैं। यह एक विशाल सोवियत एरा की इमारत है जिसे एंटरटेनमेंट पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। कुछ मायनों में इसकी सबसे खास बात यह थी कि यह देखने में अट्रैक्टिव नहीं थी। यह कोई विशेष रूप से प्रतिष्ठित जगह नहीं थी। यह उस मनहूस रात के प्रोग्राम की थिएटर की असली रिकॉर्डिंग है जिसमें 1950 के दशक पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी दिखाई गई थी जिसकी कहानी में हंसमुख रूसी सैनिक शामिल थे। बस एक ब्लॉक दूर 40 भारी हथियारों से लैस चेचन आतंकवादियों से भरी 4 वैन तेजी से थिएटर की ओर बढ़ रही थी। इंटरवल के बाद हम दूसरे फेज में वापस गए और वहां डांस चल रहा था और तभी घेराबंदी शुरू हुई। अब चरमपंथी थिएटर में घुस गए और लॉबी में अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। ये आत्मघाती हमलावर हैं जो सालों से रूस के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व हैं। कुछ इस्लामी जिहादी जो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब उन्होंने अपने आतंक का अभियान रूस के नागरिकों के बीच तक पहुंचा दिया है। थिएटर की रिकॉर्डिंग में वे पल कैद हैं जब आतंकवादियों ने इमारत पर कब्जा कर लिया और उसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। आम ड्रेस पहने लोग ऑडिटोरियम और पैसेजेस में घूम रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि यह नाटक का ही हिस्सा है। चेचनों के मंच पर धावा बोलने के बाद एक अभिनेता को मेरे बगल में बैठने के लिए कहा गया और मैंने धीरे से कहा, यह तो प्ले का एक अद्भुत नमूना है। धीरे धीरे दर्शकों को एहसास होता है कि खेल बदल गया है। आतंक का दौर शुरू हो चुका है और वे अब बंधक बन चुके हैं। तभी मैंने कुछ सैनिकों को राइफल के बट से लोगों को पीटते देखा और मुझे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। तभी उसने जवाब दिया, यह नाटक का हिस्सा नहीं है, यह सब सच है। और मुझे एहसास हुआ कि हम कितने बड़े खतरे में थे। अब आतंकवादियों का कंट्रोल है और घेराबंदी शुरू हो चुकी है। बंधकों को रखने के लिए स्टेज को इससे बेहतर ढंग से डिजाइन नहीं किया जा सकता था। ऑडिटोरियम एक परफेक्ट जेल है जिसमें कुछ ही एग्जिट्स हैं जिनकी सुरक्षा करना आसान है। ये सभी आतंकवादी कट्टरपंथी चरमपंथी हैं जो निर्दयी और अपने मकसद के लिए जान देने को कमिटेड हैं। आतंकवादी खतरे की विशेषता यह है कि आप कभी भी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उनकी योजनाएं कितनी गंभीर हैं। हो सकता है कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हों या सचमुच खुद को कुर्बान करने को तैयार हों। हमें लगा कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। मॉस्को के हर सुरक्षा विभाग में खतरे की घंटी बज रही है और सबसे बुरा परिदृश्य अब हकीकत बन चुका है। सुरक्षा बलों के लिए यह एक भयानक स्थिति है। यह सचमुच उनकी आखिरी इच्छा थी। उन्हें पिछले अनुभवों से पता था कि चेचन आतंकवादी खुद को उड़ाने के लिए तैयार होंगे। आतंकवादियों में ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें गुरिल्ला वॉर के दौरान लड़ने का अनुभव रहा होगा और इसलिए वे अपने हथियारों का इस्तेमाल करना जानते होंगे। वे मानवीय अपीलों पर ध्यान देने की संभावना नहीं रखते थे। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जहां सिर्फ ग्रुप अल्फा ही सबकी उम्मीद हो सकती थी, एक एंटी टेररिस्ट यूनिट जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है। आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित सैनिक चेचन हमलावरों का वर्षों तक सामना करने के बाद अनुभवी हो चुके हैं। लेकिन उनके लिए भी एक सेल्फ डिटोनेट बम हमला और 850 बंधकों को बचाना लगभग असंभव चुनौती है। कुछ ही मिनटों में रूस के आतंकवाद विरोधी रणनीतिकारों का एक दल एक्टिव हो जाता है। यह साफ है कि ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। उनका सॉल्यूशन क्या है? शायद एक सीक्रेट गैस तकनीक जो रूस के बाहर अनजान है। लेकिन एक समस्या और भी है, यह पूरी तरह से अनछुआ है। अगर यह सफल हुआ तो आतंकवादियों को हरा देगा। अगर यह विफल हुआ तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्रेमलिन से आदेश मिलते ही शहर के सभी लड़ाकों को बुलाया जाता है और सैकड़ों सैनिक मोर्चे पर उतरते ही मॉस्को की बैरकें खाली हो जाती हैं। चेचन आतंकवादियों के पास अपनी कुछ नई तकनीकें हैं जिनका वे भरपूर फायदा उठाते हैं। पहले कभी न देखी गई महिला आत्मघाती हमलावर, जिन्हें ब्लैक विडो कहा जाता है, वे महिलाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और अपने मकसद के लिए मरने को तैयार हैं। एक ही आदेश पर वे अपने बम बेल्टों में विस्फोट कर देंगे और सीरियल ब्लास्ट करके सभी को मार डालेंगे। यह रूस के साथ वर्षों से चले आ रहे उस संघर्ष का बदला है जिसका शांतिपूर्ण समाधान असंभव प्रतीत होता है।
जब आपका परिवार तबाह हो जाता है तो आप कभी शांति वार्ता के लिए नहीं जाते, कम से कम बदला लेने तक तो बिल्कुल नहीं। सरकार ने बड़ी संख्या में कट्टर दुश्मन पैदा किए और पहली बार टीवी पर दिखाई देने वाली ब्लैक विडोज इन्हीं कट्टर दुश्मनों का एक रूप थी। चेचन यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्लैक विडोज लगातार लोगों के सामने प्रदर्शित होती रहें। वे हर फुटेज में दिखाई दिए, चाहे वह पत्रकारिता से संबंधित हो या आतंकवादियों द्वारा खुद बनाया हो। उन सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे और आत्मघाती हमलावरों की बेल्ट लगा रखी थी। उनका मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। सभी जानते थे कि ये महिलाएं, अगर वे खुद को ब्लैक विडो कहती हैं, तो वे खुद को उड़ाने के लिए तैयार थीं। अंत में पैसेज के केंद्र में बंधकों के बीच 2 विशाल बम रखे गए, जो इतने भारी थे कि एक व्यक्ति उसे उठा नहीं सकता था। उनकी ब्लैक विडो एक फटाफट विस्फोट करने वाला यंत्र है। चेचनों की आतंकी रणनीति रूस के अधिकारियों को अच्छी तरह से ज्ञात है। वे बड़ी बिल्डिंग्स पर कब्जा करने और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाने में माहिर हैं। पहले भी अस्पताल और स्कूल निशाने पर रहे हैं। अब एक थिएटर उन्हें दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का एक आदर्श मंच प्रदान करता है। खतरा साफ था। पैसेज में आत्मघाती हमलावरों के पास एक बेहद शक्तिशाली बम था। मुझे पता था कि अल्फा के पास हमले के लिए बहुत कम समय था और आतंकवादियों के अपने विनाशकारी बम को ब्लास्ट करने से पहले उन्हें डाइफ्यूज करने का मौका भी बहुत कम था। मैंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी जहां लोग एक विशाल बम के चारों ओर जमा हों, जिसे 1 सेकंड में ब्लास्ट किया जा सकता हो। ग्रुप अल्फा को जोखिमों का बहुत सावधानीपूर्वक मुआयना करना पड़ता है। उनकी खासियत हमले की स्थिति में गति बनाए रखने में है। वर्षों से उनके प्रतिद्वंद्वी चेचनों को उनके अविश्वसनीय अनुशासन और आक्रामकता का हल ढूंढना पड़ा है। अब उन्हें लगता है कि उन्होंने साजिश का हल निकाल लिया है और अल्फा को पूरी तरह से जकड़ लिया है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि दरवाजा तोड़कर किसी को गोली मार दी जाए, खासकर तब जब आपके सामने 40 लोग हों जो जवाबी फायरिंग करने को तैयार हों और उनमें से कुछ लोग खुद को उड़ाने को भी तैयार हों, साथ ही 1000 बंधक भी हों। चेचनों को केवल असंभव से संभव करके ही शांत किया जा सकता है। वे चाहते थे कि रूसी सेना चेचन्या से हट जाए। वे युद्ध का अंत और अपनी जीत चाहते थे। मुझे लगता है कि उन्हें इस बात की कोई खास उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। सच कहें तो यह एक सोची समझी राजनीतिक कार्रवाई के बजाय एक आतंकी हमला था। केवल एक ही समूह के पास बमों को विस्फोट किए बिना उन्हें खत्म करने का मौका है। स्पेशल आर्म फोर्स स्पेट्सनाज ग्रुप अल्फा वर्ल्ड की सबसे एक्सपीरियंस्ड और सफल एंटी टेररिस्ट फोर्सेस में से एक ग्रुप अल्फा रूस की नौसेना के सील्स के समान है। इनका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। चेचनों ने रूस के सबसे बहादुर लोगों के घर में युद्ध छेड़ दिया है। रूस के मध्य में स्थित मॉस्को के केंद्र में एक विशाल समूह ने कब्जा कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे 30 लोग अंदर घुस गए और इतने सारे लोगों को बंधक बना लिया। जब मुझे कॉल आया तो वह बहुत संक्षिप्त था। यह एक इमरजेंसी है। अल्फा की स्थापना 1970 के दशक में हुई थी और तब से यह लगातार विकसित हो रहा है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को युद्ध के नायकों से कहीं अधिक निर्दयी हथियारों की आवश्यकता थी। ऐसे लोग जो क्रांति को जन्म दे सकें और राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह मार सकें कि किसी को पता ही न चले कि इसके पीछे कौन है। इसका मतलब था बिजली की गति, प्राइवेसी और एक्यूरेट रिजल्ट्स। ये वो लोग नहीं हैं जो सबसे पहले बंधकों को छुड़ाने के लिए वहां जाते हैं। ये वो लोग हैं जो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें टेररिस्ट्स को मारना होता है। अल्फा ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग होती है। उनकी क्रूरता और सहनशक्ति का लेवल इतना जबरदस्त होता है कि कई दूसरी फोर्सेस में यह गैरकानूनी माना जाता है। वे एक बेहद टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं जिसका अंत 12 मिनट की में होता है, जहां उन्हें 12 अनुभवी विशेष बलों के जवानों से आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। और उन्हें बस इतना करना होता है कि उन 12 मिनट के अंत तक खड़े रहना होता है। फिर भी
उनमें से बहुत से लोग इसे कभी हासिल नहीं कर पाते। आप सिर्फ इसकी कामना नहीं कर सकते, आपको इसे सीखना होगा, आपको इसे लोगों के मन में बिठाना होगा। और इस पागलपन के पीछे एक तरीका है। लेकिन अल्फा ऑपरेटिव्स को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत सक्षम बनाया जाता है। आप एक सोच समझकर लड़ने वाले, सोच समझकर काम करने वाले योद्धा बन जाते हैं, न कि सिर्फ तयशुदा निर्देशों का पालन करने वाले। रूस के विशेष बलों का गौरवशाली काल 1970 और 80 के दशक में अफगानिस्तान में बीता। उन्हें अफगान राष्ट्रपति को मारने के लिए काबुल भेजा गया था और उस हमले में उनके केवल 2 जवान शहीद हुए थे। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद रूस की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद थी और अल्फा ने इस चुनौती का सामना किया। वे सिचुएशन से निपटने में दुनिया के एडवांस स्पेशलिस्ट्स में से हैं और हर तरह के एनवायरनमेंट से लोगों को निकालने में माहिर हैं। यदि आप प्लेन पर धावा बोलने में माहिर एक अल्फा एजेंट हैं, तो आप दिन भर आंखों पर पट्टी बांधकर प्लेन पर अटैक बोलने की ट्रेनिंग लेंगे। आपको हर एक कील की जगह पता होगी। आपको पैसेज का ढक्कन खोलना, सर्विस दरवाजों से प्लेन में एंटर होना आदि सब पता होगा। लेकिन मॉस्को थिएटर घेराबंदी मिशन के खास होने का एक और कारण है। रूस की अल्फा यूनिट की इमेज 1991 में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जब उसे सरकार के लिए पब्लिक प्रोटेस्ट को कुचलने और एक्सट्रीम कम्युनिस्टों द्वारा तख्ता पलट का आदेश दिया गया था। कठिन समय हमेशा से आते रहे हैं, खासकर उन क्षणों में जब हमें एहसास हुआ कि हमारे विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य आतंकवादियों यानी मातृभूमि के शत्रुओं से लड़ना है, और हमने हमेशा से आंतरिक संघर्षों को संदेह की दृष्टि से देखा है और आज भी देखते हैं। तख्तापलट के प्रयास ने अफगानिस्तान के नायकों को रूस की गुप्त पुलिस के मोहरे बना दिया। यह सब एक बहुत बड़ा झटका था। सभी अधिकारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम अपने ही लोगों से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हम सभी खुद को एक विशिष्ट इकाई मानते थे जिसका मिशन लोगों को बचाना था, और हेलमेट के वाइजर से हम अपने लोगों को अपनी माताओं, बहनों, भाइयों की तरह ही देखते थे। हमें अपने ही लोगों पर विशेष तकनीकों का प्रयोग करने की कोई इच्छा नहीं थी। स्वाभाविक रूप से इसका असर हमारी युद्ध क्षमता पर पड़ा। अपने दुश्मन से लड़ना एक बात है और अपने ही लोगों से लड़ना दूसरी बात। अब 11 साल बाद स्पेट्सनाज ग्रुप अल्फा के पास अपने देश के सबसे घातक दुश्मन से देश के मध्य में मुकाबला करके राष्ट्र रक्षक के रूप में अपनी अखंडता साबित करने का मौका है। लेकिन यह मौका एक कीमत पर मिलेगा। यह उनकी असाधारण क्षमताओं की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अल्फा के कुशल योजनाकारों को पता है कि चेचन आतंकवादियों से उन्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो सबसे तेज हमले को भी रोकने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार की गई है। वे हथियार जो आमतौर पर सफलता, गति और आक्रामकता की गारंटी देते हैं, इस स्थिति में कारगर नहीं होंगे। इसलिए अल्फा को सफलता के लिए तेजी से काम करना था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यथासंभव तैयारी भी करनी थी। उनके पास जासूसी उपकरणों से लेकर फाइबर ऑप्टिक विजन उपकरणों तक सब कुछ था, ताकि वे पता लगा सकें कि क्या हो रहा है। उन्हें कुछ मॉकअप ऑपरेशन करने पड़े, ताकि उनकी विशेष सेनाओं को यह अंदाजा हो सके कि वे कहाँ जा रहे हैं और लक्ष्य कहाँ है। एक तरफ तो आप इसे बहुत देर तक टालना नहीं चाहते ताकि कोई बुरी घटना न हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते। लेकिन बेहतरीन योजना और समय के बावजूद अल्फा को मात दे दी जाती है, क्योंकि आत्मघाती हमलावरों को बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान करने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर दबाने की जरूरत होती है। इसे रोकना पारंपरिक रणनीतियों से परे है। 9/11 की घटना के बाद से 1 साल से अधिक समय से मॉस्को में किसी बड़े आतंकवादी हमले की आशंका को लेकर सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब शहर कई संकटों का सामना कर रहा है। आत्मघाती हमलावरों की बेल्ट की चुनौती ही काफी बड़ी है। इनमें से प्रत्येक बेल्ट 30 या 40 लोगों की जान ले सकती है। लेकिन ये विशाल बम इतने शक्तिशाली हैं कि पैसेज में मौजूद सभी 850 लोगों को मार सकते हैं। अल्फा को एक ऐसा बिल्कुल नया समाधान निकालना होगा जिससे उनके सैनिकों को बढ़त मिल सके। आत्मघाती हमलावरों से घिरे बंधकों के लिए विशेष बलों द्वारा हमला एक भयावह विचार है।
वे अपने परिवारों और मीडिया को फोन करते हैं। वे अल्फा को हमला करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे फोन करके कह रहे थे, कृपया उन्हें थिएटर पर हमला न करने दें, कृपया शांतिपूर्वक और सावधानीपूर्वक बातचीत करें। शायद इससे कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। रूस के अधिकारियों पर दबाव बढ़ाने के लिए आतंकवादियों ने बंधकों के वीडियो जारी किए और वे हमलावरों के लिए उपयोगी कोई भी जानकारी प्रकट करने से बचने के लिए सावधानी बरतते हैं। फिर वे अपनी पहली गलती कर देते हैं। दया भाव से वे कुछ असहाय बंधकों, बच्चों और बीमार लोगों को रिहा करना शुरू करते हैं। पूछताछ के बाद अल्फा के खुफिया अधिकारी अंदर की स्थिति के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जिसे चेचन लोग सार्वजनिक नहीं करना चाहते। आतंकवादियों की कुल संख्या, स्नाइपरों की पोजीशन और आर्म्स स्टॉक। फिर घेराबंदी के 6 घंटे बाद एक घटना होती है। थिएटर के चारों ओर तैनात गुराज की नजर से बचकर एक युवती सड़क से सीधे थिएटर में घुस जाती है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है और वहां क्यों है। वह पैसेज में जाती है और दर्शकों पर चिल्लाती है, उन्हें चेचनों के खिलाफ उठने के लिए कहती है और फिर वह बंदूकधारी पर निशाना साधती है। वह चिल्लाते हुए गलियारे से गुजरी, तुमने क्या किया? तुम्हें सभी लोगों को रिहा कर देना चाहिए। वह कह रही थी, मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूं। शायद वह नशे में थी। चेचनों ने कहा कि वह केजीबी एजेंट है जो नशे में होने का नाटक कर रही थी। चेचनों ने दिखा दिया कि जो भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, उसके साथ वे क्या करते हैं। वह महिला 26 वर्षीय स्थानीय दुकान सहायक ओल्गा रोमानोवा थी, जिसका बंधकों या थिएटर से कोई संबंध नहीं था। ओल्गा के साथ हुई घटना के तुरंत बाद दर्शकों और आतंकवादियों के बीच का पूरा माहौल बदल गया। तब से वातावरण बिल्कुल अलग हो गया। सभी को समझ आ गया कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है। मामला कहीं अधिक गंभीर था। पूरी दुनिया दहशत में थी। उसी दौरान अल्फा इंटेलिजेंस ने आतंकी मोर्चे के अंदर की स्थिति और आतंकवादियों की कमजोरियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया। बंधकों और उनके परिवारों के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत से अब कहीं अधिक गंभीर स्थिति का खुलासा हुआ है। आतंकवादियों ने न केवल पैसेज में सभी बंधकों को मारने के लिए, बल्कि पूरी इमारत में तार बिछाकर उसे बमों से भर दिया था। सुरक्षाकर्मियों को पूरा यकीन था कि बम असली हैं और फटेंगे। इससे विशेष बलों के सामने यह स्थिति आ गई कि वे जानते थे कि बंधकों में से 90% के साथ उनकी भी मौत लगभग निश्चित है। इसलिए वे हर संभव फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब था कि वे किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रहे थे। मेरा मतलब है, बिल्कुल किसी भी संभावना को। घेराबंदी के 48 घंटे बाद आतंकवादियों ने स्थिति को और गंभीर बनाने का फैसला किया। चेचन कमांडर मोवसर बाराएव ने घोषणा की कि वह आधी रात से फांसी देना शुरू करेगा और उसकी मांगे पूरी होने तक हर घंटे एक व्यक्ति की हत्या की जाएगी। पीड़ितों का चयन कमांडर खुद करेगा। चौथी या पांचवी पंक्ति में बैठे 10 लोगों को गोली मारने का निर्णय लिया गया और जैसे ही यह सूचना बंधकों के बीच फैलने लगी, एक चेचन व्यक्ति मुखौटा पहनकर पांचवी पंक्ति के अंत में आकर बैठ गया और अब सभी को आशंका होने लगी कि किसी भी क्षण पांचवी पंक्ति में बैठे लोगों के साथ कुछ हो सकता है। अब रूसी अधिकारियों के सामने एक दुविधा है, या तो अल्फा हमला करके बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान करने वाला विस्फोट कर दे, या फिर दुनिया बेबस होकर देखती रहे जब चेचन लोग घंटों घंटों में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एक एक करके मारना शुरू कर दें। अल्फा के रणनीतिकारों को अब अपने सबसे कठोर समाधान की ओर बढ़ना होगा। यह एक बेहद जोखिम भरा मामला है, जिसे आमतौर पर असंभव मान लिया जाता है, लेकिन यह वाकई एक असंभव स्थिति है। रूसी सैन्य वैज्ञानिक वर्षों से एक ऐसी नॉकआउट गैस के गुप्त फार्मूले पर काम कर रहे हैं जो किसी भी हमलावर को तुरंत रोक देगी। आज भी इसकी सटीक संरचना एक राजकीय रहस्य है और रूस के बाहर के वैज्ञानिक केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि यह वास्तव में क्या था। जहां तक हमें पता है, रंगमंच पर हुए हमले में इस्तेमाल किया गया पदार्थ फेंटानिल नामक एक अफीम का रूप था। फेंटानिल बहुत शक्तिशाली होता है और सांस लेने की गति को धीमा कर देता है।
इनका इस्तेमाल आमतौर पर ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो बहुत तेजी से असर करे, लोगों को बेहोश कर दे और जिसे हवा में भी दिया जा सके। शायद इसीलिए उन्होंने फेंटानिल को चुना। रूस के सैन्य वैज्ञानिकों ने पूरी गोपनीयता के साथ एक शक्तिशाली मेडिकल एनेस्थेटिक की ताकत को कई हजार गुना बढ़ाने का तरीका खोज निकाला है। अगर किसी तरह इस सीक्रेट केमिकल को चुपके से थिएटर में पहुंचा दिया जाए, तो शायद इससे आतंकवादी इतने शांत हो जाए कि वे अपने बम न फोड़ पाए और दूसरों को उन पर हमला करने का मौका मिल जाए। यह किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति पुतिन से हरी झंडी मिलने वाली है। कभी-कभी बेहोश करने वाली गैसों से लेकर आंसू गैस तक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस पैमाने पर इतनी अधिक मात्रा में पूरे इलाके को बेहोश करने वाली गैस से भर देने का प्रयोग पहले कभी नहीं किया गया। उनका तर्क था कि अगर 90% बंधक वैसे भी मर जाएंगे और अगर यह गैस कम से कम कुछ लोगों की जान बचाने में मदद कर सकती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 2 घंटे बाद कमांडर बाराएव आधी रात से फांसी शुरू करने वाला है। इमारत के अंदर गैस उपकरण ले जाने और फिर उसे इस तरह भरने में काफी समय लगेगा जिससे लोग बेहोश हो जाएं। गुप्त हथियार होने के बावजूद ऐसा लगता है कि निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को रोकना असंभव है। युद्ध क्षेत्र के बाहर पूरे मॉस्को से स्पेशल फोर्स इकट्ठा हो रही है, यह जानते हुए कि उनका सामना एक ऐसे शत्रु से है जो कौशल की कमी को दृढ़ संकल्प से पूरा करता है। चेचन एक दिलचस्प मिश्रण थे। इनमें वे लोग भी शामिल थे जो सोवियत काल में राष्ट्रीय सेवा कर चुके अनुभवी लड़ाके थे, फिर सोवियत विरोधी विद्रोही बन गए और रूस के गृह युद्ध और विद्रोह के अंतिम दशक में लड़े। इसलिए वे युद्ध की बारीकियों को जानते थे और उनमें अनुशासन और एकजुटता की भावना भी थी। और अपने वतन में युद्ध से हुई भयानक तबाही का मतलब है कि वे रूसी अधिकारियों से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुल मिलाकर वे लोग हानि और क्रोध से प्रेरित थे। उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं। कुछ मामलों में उन्हें अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और फिर कभी नहीं देखा गया या किसी खाई में मृत पाए गए। तो उनमें एक जैसी कुशलता तो नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनमें रूसियों से बदला लेने का दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय अवश्य था। जल्द ही बंदूकधारियों को एक बार फिर निर्दोष नागरिकों को मारने की अपनी तत्परता दिखाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि एक चिंतित रिश्तेदार मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति, गेनाडी व्लाक, थिएटर में घुसता है और चेचनों से अपने बेटे को रिहा करने की मांग करता है। और चेचन जवाबी कार्रवाई तय करने में जरा भी समय बर्बाद नहीं करते। आतंकवादियों के गंभीर इरादे और रूसियों को जब चाहे मारने में संकोच न करने की आशंकाओं को अब पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। अगर अल्फा के रणनीतिकारों को हत्याओं को रोकना है, तो उनके पास गैस चालू करने के लिए कुछ ही घंटे हैं। समस्या यह है कि यह संभव ही नहीं है। और एक और कारक है जो समय के दबाव को और बढ़ा रहा है। कई दिनों तक नींद न आना और अत्यधिक तनाव के कारण बंधक और बंधक बनाने वाले दोनों ही घबरा रहे हैं। इसका मतलब यह था कि कोई एक व्यक्ति कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है या फिर बस बदकिस्मती हो सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कुछ बंधक खुद ही मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और इससे एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे वे सभी डरते थे, वह थी आतंकवादियों की मानसिक थकान। तो सभी को पता था कि समय सीमा तय है। अल्फा बारी को 2 चीजों की जरूरत है, और समय और ऐसा कुछ जिससे स्थिति शांत हो सके। फिर समय सीमा से ठीक 1 घंटे पहले एक अप्रत्याशित घटना ने एक बार फिर खेल का रुख बदल दिया। चेचन्या के नेता मोवसर बाराएव को चेचन्या के लिए मॉस्को के विशेष दूत जनरल विक्टर कजांतसेव का फोन आया। फिर समय सीमा से ठीक 1 घंटा पहले अप्रत्याशित घटना ने एक बार फिर खेल का रुख बदल दिया। चेचन्या के नेता मोवसर बाराएव को चेचन्या के लिए मॉस्को के विशेष दूत जनरल विक्टर कजांतसेव का फोन आया। उन्होंने मॉस्को आने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्ण समर्थन से आतंकवादियों के साथ आमने सामने बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। एक शर्त है, कोई फांसी नहीं होगी। चेचन लोग इसे मान लेते हैं।
बाराएव खुश होकर अंदर आए और बोले कि कल कजानसेव मॉस्को वापस जा रहे हैं, और उसी क्षण माहौल में बदलाव आ गया। ब्लैक विडोज ज्यादा उत्साहित नजर आने लगीं और कहने लगीं, देखिए, हमारे बाराएव आपके पुतिन से ज्यादा बेहतर काम करते हैं। चेचनों के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक सफलता प्रतीत होती है और वे बेहद खुश हैं। यह कजांतसेव और बाराएव के बीच हुई बातचीत का वास्तविक टेप है, जिसमें वे फांसी को टालने के लिए समझौता कर रहे हैं। आतंकवादियों की योजना कारगर साबित होती दिख रही है। अब तक उन्हें उपेक्षित रखा गया था, एक भूले बिसरे संघर्ष के भगोड़े लोगों की तरह। अब राष्ट्रपति का खास आदमी रूसी राजधानी के बीचों बीच उनसे विनती करने आ रहा है। यह निस्संदेह एक टालमटोल की रणनीति थी। अधिकारियों को एक बात का पूरा यकीन था कि उन्हें समय चाहिए। उन्हें युद्ध क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने और अपनी सैन्य टुकड़ियों को हमले के लिए प्रशिक्षित करने के लिए समय चाहिए था। उन्हें यह तय करने के लिए समय चाहिए था कि वे वास्तव में क्या करने वाले हैं। इस बीच अल्फा एडवाइजर्स द्वारा हासिल किए गए कीमती समय का भरपूर फायदा उठाता है। रात भर थिएटर के बेहद नीचे पूरी खामोशी और अत्यंत सावधानी से काम करते हुए इंजीनियर थिएटर के एयर कंडीशनिंग के रणनीतिक हिस्सों में बेहोश करने वाली गैस के कनस्तर सुरक्षित कर लेते हैं। अब इसे छोड़ने का समय आ गया है। धीरे धीरे यह अपना काम करने के लिए सभागार में प्रवेश करने लगता है। कुछ होने का आभास होने पर चेचन बंदूकधारी सभागार से भाग जाते हैं और ब्लैक विडो मिसाइलों को उनके पदों पर छोड़ देते हैं। लेकिन बमों को विस्फोट करने के बजाय बंदूकधारी घेराबंदी को लंबा खींचना चाहते हैं और इमारत की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। अपने पुराने दुश्मनों स्पेट्सनाज से युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन लड़ने के लिए कोई है ही नहीं। अल्फा ग्रुप को अभी भी संयम बरतना होगा। अगर एक भी ब्लैक विडो होश में रही तो पूरा मोर्चा खुल सकता है। और हर मिनट जब पैसेज में एक शक्तिशाली एजेंट की मौजूदगी बढ़ती है तो बंधकों के लिए खतरा भी बढ़ता जाता है। एक समस्या यह है कि एजेंट को कहाँ छोड़ा जाए। इसलिए आपको वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन का उपयोग करना होगा। और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो एजेंट छोड़ रहे हैं वह सबको जल्दी बेहोश कर दे। इसका मतलब है कि आपको थिएटर के दूर बैठे लोगों तक पहुंचने के लिए भारी मात्रा में दवा डालनी होगी। और इतनी अधिक मात्रा में दवा डालने से अंततः थिएटर के दूर बैठे कुछ लोगों को इतनी मात्रा मिल जाएगी कि वे बेहोश हो जाएंगे। लेकिन वेंट के पास मौजूद लोगों को घातक मात्रा से कई गुना अधिक जहरीले पदार्थ की खुराक। यह साफ है कि आतंकवादियों का अब नियंत्रण नहीं है। अब हमला करने का समय आ गया है। इंतजार खत्म हुआ। सामरिक कमान से आगे बढ़ने का आदेश आया। जब अधिकारियों को इमारत में प्रवेश करके आतंकवादियों को नष्ट करने का आदेश मिला तो वे सभी इस बात को लेकर 100% आश्वस्त थे कि विस्फोट की स्थिति में कोई भी जीवित वापस नहीं आएगा। यह हमारा कर्तव्य है। अगर आप मिशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे और इस बात पर गौर करते रहेंगे कि क्या गलत हो सकता है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप मिशन को पूरा करने के लिए एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। यह भले ही कठोर लगे, लेकिन यह जरूरी है। विस्फोट का आदेश मिलने से पहले जितना हो सके उतने चेचनों को मार गिराना अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। अल्फा की असाधारण गति कुछ ही सेकंडों में बंदूकधारियों को मार गिराती है। कुछ आतंकवादियों को जिंदा पकड़कर उनसे पूछताछ करना अच्छा होता, लेकिन जब आप वहां होते हैं उस स्थिति में आपके पास हथियार होते हैं, उनके पास भी हथियार होते हैं और आपको उनके गोली चलाने से पहले गोली चलानी होती है। यह एक त्वरित निर्णय होता है। और सभागार में अल्फा बिना एक पल भी रुके हर ब्लैक विडो को मार गिराता है। कुछ लोग बम बेल्ट में विस्फोट करने से पहले ही मर जाते हैं। कुछ लोग ट्रिगर दबाते हैं लेकिन बेल्ट विफल हो जाती है। लेकिन थिएटर किसी भी क्षण फट सकता है, क्योंकि अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। चेचन नेता मोवसर बाराएव को रोकने की मुहिम में अब हर सेकंड मायने रखता है। हमें उम्मीद थी कि बाराएव बमों के साथ सभागार में मौजूद होगा और वह वहीं था। मोवसर बाराएव इमारत में बेखौफ घूम रहा है।
अब स्पेत्सनाज को उसे ढूंढकर रोकना था, इससे पहले कि वह आतंकवादियों के सबसे खतरनाक इरादे बम विस्फोट को अंजाम दे। आखिरकार उसका पता थिएटर के कैफेटेरिया के पीछे एक स्टोर रूम में चला। अल्फा के अधिकारियों के आते ही मात्र 1.5 मिनट के भीतर सभी आतंकवादी मार गिराए गए और उनमें से कोई भी एक भी बम विस्फोट करने में सफल नहीं हुआ। पूरी कार्रवाई 10 मिनट से भी कम समय में पूरी हो गई। गोलीबारी में ही कुछ मिनट लग गए। अल्फा की बिजली जैसी तेज गति ने विस्फोटों को रोक दिया और संकट को वहीं पर समाप्त कर दिया। यह निःसंदेह अब तक के सबसे सफल अल्फा अभियानों में से एक है। एक भी ऑपरेटिव या बंधक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी दुश्मन मारे गए। मुझे याद है कि मैंने सोचा था, शुक्र है बम नहीं फटे। मैं कल्पना कर सकता हूं कि अगर बम फट जाते तो कोई भी जीवित नहीं बचता। 3 दिनों की पीड़ा के बाद जब पूरी दुनिया इस विशिष्ट बल की असाधारण सफलता को देख रही थी, तब पहले बंधकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ऐसा लगता है कि अल्फा की प्रतिष्ठा राख से फिर से उठ खड़ी हुई है। लेकिन मिशन के खत्म होने की कोई भी उम्मीद जल्द ही टूट जाती है, क्योंकि मरने के बाद भी चेचनों के पास उन रूसियों के लिए एक और बड़ा झटका है जिनसे वे इतनी नफरत करते हैं। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि युद्ध क्षेत्र के आसपास टाइमर से चलने वाले छिपे हुए बम हैं, जिन्हें समय पर ढूंढना और निष्क्रिय करना असंभव है। अगर यह जानकारी सही है तो थिएटर किसी भी क्षण फट सकता है। उन्हें बंधकों को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। अफरातफरी और घबराहट के साए में बचाव दल इमारत में घुस जाते हैं। उनका काम क्या था? समय के साथ होड़ में बेहोश बंधकों को बाहर निकालना, जबकि उनके नीचे अनगिनत बम लगे हुए थे। लेकिन आश्चर्यों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी इस घेराबंदी में सबसे बड़ा घटनाक्रम दुनिया भर के टीवी कैमरों के सामने घटित होने वाला है। दुब्रोवका ऑपरेशन को 2 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए। एक चरण जिसमें अल्फा यूनिट्स ने अपना काम किया और दूसरा चरण जो उसके बाद हुआ। सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा होने के बाद अब बंधकों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालना मुख्य कार्य है। अल्फा यूनिट्स को बंधकों को बाहर निकालने का काम विशेष रूप से नहीं सौंपा गया था। उनकी संख्या बहुत कम थी और उनका काम यह नहीं था। यह भूमिका तो अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस बल या अन्य विभागों की होती, और यहीं से पूरा अभियान विफल हो गया। अल्फा ने शानदार काम किया है। यह एक आदर्श ऑपरेशन था जिसे दुनिया की कोई भी विशेष बल टीम बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे सकती थी। लेकिन बंधक अभी भी खतरे से बाहर नहीं है और यह मिशन अब तक के सबसे अंधकारमय दौर में प्रवेश करने वाला है। जब ऑपरेशन के पूरा होने और बंधकों को मुक्त कराने की पहली मीडिया रिपोर्टें आने लगीं, तो जाहिर है हम सब, जिनमें मैं भी शामिल था, बेहद खुश थे। हमने मृतकाली विधवा मकड़ियों को देखा और उनके नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और फिर कड़वी सच्चाई सामने आने लगती है। कुछ समय बाद हमें रिपोर्ट मिली कि ऑपरेशन सफल रहा। कोई विस्फोट नहीं हुआ। लोगों के जीवित होने की खबरें आईं। और फिर त्रासदी घटी। हर घंटे 10, 20, 30, 40 लोगों की मौत की खबरें आने लगीं। सभी लोग सरप्राइज थे। बंधक जो गैस के कारण बेहोश प्रतीत हो रहे थे, वास्तव में मर रहे थे। और यह उसी तकनीक के कारण हुआ जिसका उपयोग उन्हें बचाने के लिए किया गया था। कुछ पुलिस अधिकारी जो लोगों को बाहर निकाल रहे थे, उन्हें गंभीर श्वसन अवसाद वाले लोगों के लिए उचित स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन्हें पीठ के बल लिटा दिया और लोग दम घुटने से मर गए। उन्हें ऐसी स्थिति में लिटाना चाहिए था जिसमें जीभ शिथिल हो जाती और वे तब तक सांस ले पाते जब तक कि एंटीडोट न दे दिया जाता। अल्फा के सैन्य अभियान की शानदार सफलता अब एक नागरिक निकासी अभियान के कारण बुरी तरह धराशायी हो रही है, जिसने कुछ ही मिनटों में इतना कहर बरपाया है जितना चेचनों ने पिछले 3 दिनों में नहीं मचाया था। अगर आप इस तरह का कोई अभियान पूरी तरह से अंजाम देने वाले थे, तो आप चाहते थे कि हर कोई तैयार रहे, और किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ। सफाई और प्रभावित लोगों की सुरक्षा में मदद करने वाले लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें।
अपने द्वारा किए जा रहे भयानक नुकसान को समझे बिना पैरामेडिक्स और पुलिस नशे में धुत बंधकों को खतरनाक कोणों पर सिर झुकाए हुए बेहोशी की हालत में मुंह ऊपर की ओर खुला छोड़कर ले जा रहे हैं। पूरी तरह से असहाय बंधक दम घुटने से मर रहे हैं, अपनी ही उल्टी में घुट रहे हैं या अपनी जीभ में फंसकर दम घुटकर मर रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि जिस तरह से लोगों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया और वहीं छोड़ दिया गया, उससे यह साफ था कि इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था कि लोगों की सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए समन्वय की कमी थी। चिकित्सा जगत से जुड़े कई लोगों को यह नहीं बताया गया था कि फेंटानिल का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि व्यक्ति की चिंताओं को कैसे दूर किया जाए, और इसीलिए एक भयानक खालीपन छा गया। और सच कहूं तो इसी वजह से इतने सारे बंधकों की मौत हुई, या यूं कहें कि इतने सारे बंधकों की मौत का कारण यही था कि जिस क्षण हत्यारों से बचाने वालों को निर्बाध रूप से जिम्मेदारी सौंपनी थी, उस समय अनिश्चितता और असुरक्षा का माहौल था, और साथ ही रूसी संदर्भ में सुरक्षा को सर्वोपरि मानने का एक विशिष्ट क्षण भी था। जब तक लोगों को पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि बंधकों में कोई आतंकवादी नहीं है, तब तक किसी भी बंधक को नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि सभी आतंकवादियों को पकड़ना जरूरी था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि बचाव दल नशे में धुत बंधकों से निपटने के लिए संगठित नहीं है, बल्कि उन्होंने उन सैकड़ों लोगों के लिए पर्याप्त सामग्री भी तैयार नहीं की है जिन्हें इलाज की जरूरत है। गैस का एंटीडोट मौजूद है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और इसे देने के लिए कुछ ही योग्य लोग हैं। घेराबंदी के बाद के घंटों और दिनों में शहर के अस्पताल स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष करते रहे और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती रही। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि क्या करना होगा, और इसी वजह से कुछ बंधक जिन्हें बचाया जा सकता था, उन्हें नहीं बचाया जा सका। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, लेकिन कभी-कभी युद्ध की यही सच्चाई होती है। सब कुछ ठीक नहीं होता, सब कुछ एकदम सही नहीं होता। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, है ना? हर सैन्य बल में, खासकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी की ऐसी स्थिति में क्या इच्छा होती है? जाहिर है, हर बंधक को बचाना, ठीक है। क्या हर बार ऐसा ही होता है? फिर से, यह कोई फिल्म या रियलिटी शो नहीं है। यह हकीकत है, और हकीकत बेहद अप्रत्याशित होती है। 2002 में दुब्रोवका थिएटर पर हुए हमले में कुल 133 लोग मारे गए। इनमें से केवल 3 आतंकवादी हमलों में मारे गए। लगभग सभी मौतें उन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल की गई गैस के कारण हुईं, या तो अधिक मात्रा में गैस लेने से या बेहोश लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने से। मुझे लगता है कि हर कोई समझता है कि हालांकि इन परिस्थितियों में 133 लोगों की मौत हुई, लेकिन यह संख्या 1000 भी हो सकती थी। त्रासदी का पूरा स्वरूप बहुत अलग हो सकता था। मैं बहुत दुखी था। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इस त्रासदी के कारण इसमें शामिल अल्फा टीमें इस ऑपरेशन को सफल नहीं मानती। आतंकवादियों को मार गिराना ही एकमात्र सफलता थी, और यह कि अधिकांश लोग जीवित बच गए, लेकिन कुल मिलाकर यह सफलता नहीं थी क्योंकि 100 से अधिक लोग मारे गए। ऐसा नहीं है कि हमने पर्याप्त मेहनत नहीं की। यह खराब योजना के कारण नहीं था। यह अल्फा की गलती नहीं थी। हमें अपने किए पर गर्व नहीं है क्योंकि यह हमारा काम था। ये मौतें और भी मार्मिक हो जाती हैं जब पता चलता है कि थिएटर में रखे विशाल बम शुरू से ही नकली थे और ब्लैक विडो की कुछ बेल्ट भी खराब थी। हालांकि उस समय अल्फा को खुद इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इससे यह धारणा बनती है कि गैस का इस्तेमाल और उससे हुई मौतें सब व्यर्थ थीं। मीडिया कर्मी इस ऑपरेशन को एक त्रासदी के रूप में बताने लगते हैं। तो क्या 130 से अधिक बंधकों की मौत एक त्रासदी है? बिल्कुल। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन सभी के लिए यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है। कुछ भीषण विस्फोटों में हजारों लोगों की मौत हो जाती तो त्रासदी और भी बड़ी हो जाती। और अंततः यह और भी बड़ी त्रासदी होती अगर कोई राज्य, कोई देश ऐसी मांगों के आगे झुक जाता और ऐसे लोग जो ऐसा करने में सक्षम हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते। यह विडंबना सभी के लिए स्पष्ट है कि सैन्य विशेषज्ञता नागरिक बचाव प्रयासों की विफलताओं में ही झलकती है।
दुब्रोवका थिएटर घेराबंदी के बाद के वर्षों में मारे गए बंधकों के परिवार और स्वयं कई बंधक मुआवजे के लिए अभियान चलाते रहे और न्याय पाने के प्रयास जारी रखे। जीवित बचे लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के बार बार अनुरोध के बावजूद इस्तेमाल की गई गैस के सटीक विवरण कभी सामने नहीं आए। लेकिन घेराबंदी के बावजूद अल्फा की उपलब्धि पर कोई दाग नहीं लगा, न ही इससे विशेष बलों की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचा। इसके विपरीत इसे इस तरह देखा गया मानो लड़ाकों ने अपना कर्तव्य निभाया हो। असल में क्रेमलिन, प्रशासन और बाकी सभी ने उन्हें निराश किया। आज अधिकांश रूसियों की नजर में स्पेत्सनाज़ ग्रुप अल्फा दुब्रोवका थिएटर घेराबंदी के नायक है। मॉस्को की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे उदारवादी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के लिए यह दर्शाता है कि क्रेमलिन कितना क्रूर और निर्मम है और दुश्मनों को मार गिराने के लिए लोगों की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता। हालांकि सच कहें तो अधिकांश रूसियों के लिए दुब्रोवका की घटना यह संदेश देती है कि रूस अभी भी मजबूत और दृढ़ है, और यदि आप रूस से पंगा लेते हैं तो आपको विनाशकारी प्रतिक्रिया की उम्मीद करनी चाहिए। दुब्रोवका में स्पेत्सनाज़ ग्रुप अल्फा की असाधारण उपलब्धि आतंकवाद विरोधी अभियान में घेराबंदी तोड़ने के लिए किए गए सबसे साहसी और तकनीकी रूप से शानदार अभियानों में से एक है। विश्व की विशेष बलों में स्पेत्सनाज़ ग्रुप अल्फा की असाधारण प्रतिष्ठा है। सोवियत संघ की विरासत और आतंकवाद विरोधी रूस के अनूठे दृष्टिकोण ने मिलकर एक अद्वितीय विशेषज्ञ बल का निर्माण किया है। यह बल देश और विदेश दोनों जगह प्रशंसित है। आज भी अल्फा निस्संदेह रूस की सबसे अग्रणी विशेष बल इकाई है। वे विश्व की विशेष बलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत युद्ध कौशल के मामले में। गोलीबारी, निहत्थे हाथों लोगों को मार गिराना, इस तरह के कौशल में वे वाकई सबसे आगे हैं। शारीरिक शक्ति के मामले में भी अल्फा ने वर्षों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद अपनी अखंडता को कायम रखने के लिए जो संघर्ष किया, उसमें उसे सफलता मिली है। एक बार फिर इसने रूसी जनता के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका साबित कर दी है। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलने का वादा करता हूं। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।